मैं थोड़ा सा सोच रहा था सारे बच्चे एकत्रित हो जाते तभी करते। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मेरी ही क्लास है। हाँ जी टिंकू, हाँ जी रोहित, ठीक है बच्चे इधर ध्यान देना। अच्छा, हाँ बिल्कुल आ रहा जी कमेंट्स, मोहित बिल्कुल कमेंट आ रहा। देखिए बच्चे इधर ध्यान दीजिए। आपको पता है क्या दिक्कत हो गई थी मॉर्निंग में? ये मैं सोच रहा था पहले बना दूं पर नहीं, तुम्हारे सामने बनाऊंगा। चलिए इधर ध्यान देना। मॉर्निंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। बिल्कुल लाइव है बच्चे। जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए, मुझे हो ये रहा था कि अपीयर व्हेन व्यूज, हाँ जी, हाँ जी बच्चे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पंकज, विकास, चलिए संतोष, इधर ध्यान देना। जय हिंद, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, हमारा जो लास्ट था, लास्ट जो क्लास थी उस क्लास में, आज मॉर्निंग की क्लास में थोड़ी सी टेक्निकली दिक्कत हुई थी, लेकिन मैंने वो पार्ट था जो आपको बताया था जिसमें टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में था। ठीक है, मैंने ह्यूमन आई इसी वजह से थोड़ा जिक्र नहीं किया। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा बच्चे? बार बार मैं बोलता हूं हर बच्चे को, सिलेबस की टेंशन ना लें, क्योंकि मैं बता देता हूं ये जो 12th वाला पार्ट, जो 12th वाला पार्ट मैं कराऊंगा, उस 12th वाले पार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है जी। सुन लेना ध्यान से। एक है ऑप्टिक्स, ठीक है जी, और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, मॉर्निंग वाला दोबारा बता दो बच्चे, मॉर्निंग वाला बताने की जरूरत क्या है? मैंने उसमें किस्सा सुनाया था और देखा था मैंने वीडियो, ठीक ठाक था, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ अब देखो नया टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं इधर से। हाँ जी अंकुर, ऑप्टिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और एक है बच्चे आपकी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, याद है मॉडर्न फिजिक्स के फादर आइंस्टाइन साहब को कहा जाता है, लेकिन आज जो मैंने किस्सा सुनाया था उसमें तुम्हें पता लगी होगी कि गैलीलियो का कितना बड़ा रोल था, और उसमें पता थी, खुद आइंस्टाइन साहब के वर्ड थे कि हकीकत में सच मायने में जो मॉडर्न फिजिक्स के फादर हैं वो गैलीलियो होने चाहिए। ठीक है, मैं ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स मेरी कवर हो गई। आज अगली क्लास जो रहेगी वो लास्ट क्लास रहेगी जिसमें मिसलेनियस, न्यूमेरिकल और एक बार रिवीजन रहेगा नोट्स का। ठीक है, उसके बाद नोट्स के अब बार बार मत पूछना, अपडेट हो जाएंगे अभी कुछ देर में। ठीक है, हाँ जी, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, ये 12th का पार्ट है जी, 12th वाली फिजिक्स का जो पार्ट है ये मैं कराऊंगा। और पूरी मॉडर्न फिजिक्स में जो आ जाएगा आपका सेमीकंडक्टर हुआ, डेवल नेचर हुआ। ठीक है, हाँ आसिफ, हाँ बच्चे गैलीलियो से, ठीक है, महान हिस्ट्री थी उनकी बिल्कुल। पता है जो स्टीफन साहब थे उन्होंने कहा था कि अगर काश मैं उनका स्टूडेंट होता, उनके वर्ड ये थे, रोमर नहीं होता, कब नहीं होता? अगर वो नहीं होते तो वो नहीं निकाल पाते स्पीड ऑफ लाइट। बताओ सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये रोमर ने निकाली जरूर थी, लेकिन प्रैक्टिकल वहीं से स्टार्ट हो गया था। ठीक है जी, ये सब चीज करने के बाद अब बच्चे हम बात करते हैं इस ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स आज हमारी कवर हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये 12th क्लास से कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उठेगा फिजिक्स से तो आप उसे कर देंगे। ये है मेरा सिलेबस, मैं इसे कराऊंगा। ठीक है जी, वेव थ्योरी के साइंटिस्ट आज जिक्र करेंगे उनके बारे में। और अब देखिए, अब ऑप्टिक्स में अब जो हम करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। ध्यान देना बच्चे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, गौरव बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम, चलिए आशीर्वाद हनुमान जी का। चलिए बच्चे यहां ध्यान दीजिए, ह्यूमन आई। आज की रात आप मानव नेत्र पे जितने भी क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को करके देखना। ठीक है, सुनील बच्चे नाम ले लिया, इधर ध्यान दीजिए। देखिए जी, मानव नेत्र, मानव नेत्र, एक बात ध्यान से सुनना, मैं डायग्राम यहां बनाऊंगा, आप भी साथ साथ बनाओगे, कोशिश रहेगी डायग्राम अच्छे से करना। क्वालिफाइड फॉर एनडीए रिटन एग्जाम अभिषेक, हाँ जी, आज भी मेरे 3 स्टूडेंट आए थे जी। जो स्टूडेंट तो बहुत सारे, लेकिन वो 3 स्टूडेंट इसलिए आए थे कि सर अब हमें एसएसबी के बारे में बताओ क्या है। तो मैंने उन्हें बताया था, पार्क में बैठा के पहले अग्रवाल का समोसा खिलाया, बेटा आओ अच्छा लगता है। इधर ध्यान देना बच्चे, चलिए बताते हैं मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई। डायग्राम बनाएंगे साथ साथ, मेरे साथ साथ देखेंगे। देखो इस तरह से होती है जी ह्यूमन आई। प्लीज अब आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चे, मानव नेत्र जब तक चल रहा है उस टाइम बीच में कुछ ऐसी कमेंट मत करना, बस पढ़ते रहना साथ साथ। ठीक है, हाँ जी,
और उसके बाद क्वेश्चन करके देखना कोई भी, क्योंकि मैं यहां से कुछ और फैक्ट भी बताऊंगा आपको अच्छे से। ऐसे 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 ठीक है जी। ये बच्चे देखिए, ये सबके नाम लिखते चलेंगे हम, आप भी साथ साथ बनाते चलना कैसे कैसे बच्चे। और इस तरह से ये है बच्चे मानव नेत्र, ह्यूमन आई। 8 ग्राम की आंख है जी हमारी, 8 ग्राम की। ठीक है जी। हाँ जी अजीत, बिल्कुल बेटा 25 में से 25 ही आएंगे, टेंशन ना लेना। चलिए जी, ये है ह्यूमन आई। अब इसका नामकरण करते हैं, ठीक है। कौन सा है मानव नेत्र, डायग्राम दिख रहा है ना सबको? हाँ जी। चलिए बच्चे, ये है ह्यूमन आई, और इसमें सबसे पहला जो ये पार्ट होता है इसे बोलते हैं जी हम कॉर्निया। क्या बोलते हैं जी? कॉर्निया। हिंदी में भी लिख दूंगा, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, ठीक है। इसे कॉर्निया बोलते हैं। ये थोड़ा सा ऐसे बनाना है। ये आइरिस। उसके बाद इसे बोलते हैं जी आई लेंस। ठीक है जी। इसी के सेंटर में होता है ऐसे प्यूपिल, जिसे हिंदी में पुतली कहा जाता है। ठीक है। हाँ जी बच्चे। हाँ, एक बच्चा कह रहा सर गैलीलियो ना होता तो आज अर्थ ही रोटेट करती, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तभी तो बेचारे का अंत बहुत बेकार रहा। उसने कभी, पता है आपको एक बात और मैं बताना भूल गया था, गैलीलियो ने इतनी बड़ी बात बोली थी, और 1992 1992 में आके जो वो संस्था जो चली आ रही थी ना पादरियों की, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था। हम बहुत गलत से, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने उसको माना नहीं, धार्मिक रूप से उसे जेल भी भिजवाया, कारागृह भी करवाया, फांसी की सजा तक सुनाने के लिए बात कही थी उसकी, लेकिन उसने कहा। और 2009 में तकरीबन 350 400 साल बाद उसे उसके खगोलीय शास्त्र विज्ञान के रूप में मनाया गया, उसे याद किया गया, जिससे उसको लोग ये ना समझें कि भाई उसके साथ बहुत गलत गलत तो हुआ, लेकिन 2009 सोच के देखो क्या फायदा उसका। चलिए बच्चे देखो, इसके जस्ट सामने होती है जी रेटिना, इसके जस्ट सामने नहीं होती, थोड़ी सी ऊपर होती है, तो इसे बोलते हैं हम रेटिना। रेटिना। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिखते चलता हूं बच्चे, रेटिना रेड से लिख देते हैं। डायग्राम ध्यान देना जी, इसका डायग्राम है जो भी कुछ है, कुछ नहीं लिखवाऊंगा। हाँ जी, प्रीवियस क्वेश्चन भी होंगे, अशोक साहब आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन करके देखना। ठीक है, ये समझने के बाद करके देखना। इसे बोलते हैं जी आइरिस। ठीक है, ये है आई लेंस, नेत्र लेंस या नेत्र बोल देते हैं। ठीक है जी, ये कार्निया, दिखाई दे रहा है ना बच्चे सबको? हाँ जी। और ये है पुतली। ठीक है बच्चे। हाँ जी। आई एम योर एक्स स्टूडेंट, कौन बोला था ये? चलिए कोई दिक्कत नहीं, प्रदीप। अच्छा बच्चे, उसके बाद बच्चे पीपल के बाद लिखना रेटिना, लिखना है यहां रेटिना। ठीक है, उसके बाद यहां लिखेंगे, यहां इसके सामने इस पे होता है जी येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। और यहां तकरीबन यहां के बनता है ब्लाइंड स्पॉट। बच्चे येलो स्पॉट को बोलते हैं हिंदी में पीत बिंदु, पीत बिंदु, पीला बिंदु। और जी इसे बोलते हैं अंध बिंदु, अंध बिंदु।
और ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं बच्चे हम ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स दिखाई दे रहा है ना, हाँ ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है बच्चे। और ये होता है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व्स की बात कर रहे हैं हम, इसे दृष्टि नाड़ियां भी कह देते हैं हम, दृष्टि नाड़ियां, ठीक है जी। ऑप्टिक नर्व्स हो गया। एक बात और आपको बतानी थी, इसमें एक होता है एक्वस ह्यूमर जिसे नेत्रोद कहते हैं हम, वो तकरीबन यहां, एक्वस ह्यूमर, नेत्रोद, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, सबके बारे में बताऊंगा अभी, ठीक है जी। ठीक है प्रीतम, अरे दौड़ते रहना बाद में, पहले यहां ध्यान दीजिए बच्चे। क्लियर है, एक्वस ह्यूमर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद आपने जो लिखा है इसमें, और एक और बच्चे एक्वस ह्यूमर के बाद कॉर्निया हो गया आपका, आइरस, हाँ जी। एक और होती है सिलेरी मसल्स, उनको आप लिखोगे, हाँ इसी से लिख देता हूं, सिलेरी मसल, पक्षमाभी पेशियां, पेशियां, ठीक है जी, हाँ जी। डायग्राम नोट करिए सबके सब बच्चे। डायग्राम नोट करिए और इसके अंदर लिखेंगे काचाभ द्रव, विट्रस ह्यूमर, इसे काचाभ द्रव बोलते हैं, द्रव। पहले एक बात बताओ बच्चे, ये डायग्राम सबने नोट किया? एक काचाभ द्रव है, मेन इसका डायग्राम ही है जी, जो भी कुछ है। और ये रहा आई लेंस, चलिए इसे पूरा डार्क कर देते हैं, ठीक है जी। मसल कौन सी है सर? अच्छा ये पक्षमाभी पेशियां, सिलेरी मसल्स बोलते हैं इसे, सिलेरी मसल्स, CILLIARY, IARY, सिलेरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां। ये सब एक्सप्लेन करूंगा बच्चे, बच्चे क्लियर है, यहां तक समझ आया? ठीक है जी। अब देखिए, अब मैं स्टार्ट करता हूं, और यहां यहां सबको दिखाई दे रहा, हाँ जी, यहां फैक्ट लिखते हुए चलेंगे हम। इधर ये कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में बताता चलूंगा। बस एक बात याद रखना, मैं जब ह्यूमन आई के बारे में बताऊं तो मुझे लेक्चर में कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। साफ नहीं दिख रहा बच्चे, कहां साफ नहीं दिख रहा अभी? हाँ जी, साफ कहां नहीं दिख रहा? अक्षय, चलिए बच्चे, हाँ जी, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आवाज सबको क्लियर है ना? हाँ जी, करें स्टार्ट, चलिए। बच्चे कर लिए सबने? एक बच्चा और कह रहा था सर दृढ़ पटल कहां लिख देते हैं, ये रहा, यहां लिखते हैं। ये दिखाई दे रहा है क्या ऊपर? हाँ दिख तो रहा है। स्क्लेरोटिक, जिसे हिंदी में कहेंगे बच्चे दृढ़ पटल, इसे बोलते हैं जी, दिख रहा है ना, हाँ दृढ़ पटल। क्लियर है? मोस्टली जितने नाम थे, हाँ जी स्टार्ट करते हैं बच्चे। अब इधर ध्यान देना,
हाँ जी, एक बच्चा कह रहा सर मैं तो गैलीलियो का फैन हो गया। अरे रुक जाओ, अभी तो बहुत एक से एक साइंटिस्ट है। इसका फर्ज ये होता है, टीचर का फर्ज ये होता है कि साइंटिस्टों के बारे में बताए। जब 12th में आएंगे ना, बायोट कौन था, सबकी किस्सा सुनाऊंगा। और एक भी किस्सा ऐसा नहीं होगा कि झूठा बना दिया, हकीकत उनकी जीवनी, जिससे तुम्हें हमेशा कभी पेपर में आए तो आप बता दो कि कौन सा था। चलिए जी, बात करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। अब मैं 5-10 मिनट के लिए प्रॉपर बोलता रहूंगा। ह्यूमन आई के बारे में बात करते हैं। तो बच्चे, जो मानव नेत्र होता है, आपको मैं बता देता हूं, ये जो ह्यूमन आई होती है, देखो सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले ब्रेन से बढ़कर कुछ नहीं है जी। दिमाग सबसे ज्यादा जटिल, सबसे जटिल पार्ट जो बताया पूरी बॉडी का, वो ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर जो सबसे जटिल, जिसे हम बोलते हैं, वो जटिल पार्ट जो है वो ह्यूमन आई ही है, मानव नेत्री है। क्लियर है? स्टार्ट कीजिए सर। हाँ, कौन बोल रहा है टाइम वेस्ट मत करिए? रोहित बेटा, तरीके से बात करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं टाइम को बहुत सदुपयोग करता हूं, ठीक है। मेरे को फांस काटनी नहीं आ रही, मैं कर रहा हूं। आप कोई चीज ऐसे बोलोगे तो गलत लगेगा मुझे। हाँ जी, अब बात करते हैं बच्चे, इसमें तकरीबन मैं जो बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स की। देखो, जटिल की बात करूं तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कोई एक दो बच्चा ऐसी कमेंट लिख देता है ना, पूरे टीचर का दिमाग खराब हो जाता है। ऐसी नई अद्भुत बात बताऊंगा, वो भी नहीं बता पाता, फिर बाकी सब वही चलता रहेगा कि यही पार्ट बता दूंगा मैं, और आपको लगेगा कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा। चलिए जी, दिमाग के बाद कोई भी सेकंड पार्ट जो आता है, पूरी बुद्धिमत्ता के बारे में बात करें बॉडी के अंदर, तो वो है ह्यूमन आई, मानव नेत्र, सेकंड पार्ट आता है। मैं आपको बता देता हूं बच्चे, ये मानव नेत्र जो होती है सिर्फ 8 ग्राम की होती है। लगता 8 ग्राम की, लेकिन इसके अंदर इतने मिलियंस ऑफ सेल होती हैं। वो कैसे कैसे काम करती हैं, बहुत स्ट्रक्चर होता है। कोई नहीं रोहित बेटा, सॉरी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप डिफेंस के काबिल हो। जिंदगी में कभी कोई टीचर डांट दे, तुरंत सॉरी बोल दो उसे, तो आपसे कभी नाराजगी नहीं होगी। और हमेशा याद रखना, मैंने बोला ना, माता पिता गुरु, इन 3 का सम्मान करना। जो बच्चे आए थे सेमिनार में, मैंने उनको यही बात बोली थी, जिंदगी में एक बात याद रखना, माता पिता और गुरु, इन 3 का सम्मान करना। 14 साल किसी का कर्जा नहीं ले रखा। क्लियर स्टेटमेंट। डिफेंस की तैयारी कर रहे हो। चलिए बात करने इसकी। अब इसमें जो पार्ट होता है, ह्यूमन आई का पार्ट होता है। इस ह्यूमन आई में मानव नेत्र के बारे में बात करते हैं, और ये 8 ग्राम की तकरीबन होती है। आपको क्या लगता है कि आंख इतनी सी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आंख जो होती है वो पूरा पीछे तक, यहां तक होती है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है कि ऐसे होती है, कुछ इस तरह से आंख की स्ट्रक्चर होती है। तो ये ब्रेन के इस पॉइंट तक जुड़ती है, यहां एंड वाला पॉइंट। ये कौन सा है, ऑप्टिक नर्व क्या है, ये आगे चल के करेंगे। अगर मैं बात करूं आंख का, तो बच्चे ये है, देखो साइड व्यू, इधर ध्यान देना। ऐसे देखना, दिस इज द साइड व्यू और टॉप व्यू। दोनों व्यूज के बारे में बताता हूं बच्चे में। देखिए, देखना बच्चे, यहां ध्यान देना। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये तो है, दिस इज द टॉप व्यू। इसे बोलते हैं बच्चे टॉप व्यू, जो तुम सामने से देख रहे हो, जो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। दिस इज द टॉप व्यू। और जो ये डायग्राम मैंने बना रखा है, ये वाला देखना, ये वाला जो डायग्राम बना रखा, दिस इज द साइड व्यू। ये साइड व्यू डायग्राम है। दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज द साइड व्यू। अब इस मानव नेत्र में जो बात करते हैं, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, जहां से लाइट एंटर करती है, वो वाला पार्ट होता है बच्चे कॉर्निया। क्लियर है? जब भी लाइट आती है तो वो कॉर्निया आती है। अब कॉर्निया से लाइट एंट्री करती है। हकीकत में इस जो लाइट है, इस ह्यूमन आई का है, इसका कंपैरिजन फोटोग्राफिक कैमरे से किया गया है। क्लियर है? वो पूछता है, ऑप्शन आता है कि बच्चे बताइए इस ह्यूमन आई का संबंध किससे है, कैमरे से है, फिल्म से है, या किसी से। तो याद रखना, फोटोग्राफिक फिल्म से इसका कंपैरिजन किया गया है। फोटोग्राफिक फिल्म से इसे कंपैरिजन करते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा बोल देंगे आप इसे, फोटोग्राफिक कैमरा बोलना।
फोटोग्राफिक कैमरे से इसका कंपैरिजन करते हैं। जब भी लाइट एंटर करती है, अब डायग्राम बिगड़ने लगेगा थोड़ा थोड़ा, जब भी लाइट एंटर करती है तो सबसे पहले, जैसे ये ह्यूमन आई है, इस ह्यूमन आई के सबसे पहले कॉर्निया पे एंटर करती है। कॉर्निया हकीकत में लाइट का शटर होता है। जब ये उभरा हुआ पार्ट होता है, ये व्हाइट व्हाइट जो होता है, ये जो तुम देख रहे हो, ये उभरा हुआ पार्ट है। और जब ये उभरा हुआ पार्ट है, इस पे व्हाइट लाइट आती है, तो ये लाइट को ऐसे इकट्ठा करता है और एकत्रित करके ये पहुंचाता है बच्चे, ऐसे कुछ करके ये इसे रेटिना पर पहुंचाता है। ऐसे इसका काम है रेटिना पहुंचाना। अब सुनना ध्यान से, ये जो कॉर्निया है ये फर्स्ट फेज है। कॉर्निया के बारे में मैंने बता दिया, कॉर्निया है सबसे पहले फर्स्ट फेज है। इस कॉर्निया के बाद जो एक लेयर होती है, उस लेयर की बात करूं, ये आई लेंस होता है, ये आइरस वाला पार्ट होता है, इसे बोलते हैं हम आइरस। आइरस के बाद, कॉर्निया के बाद आता आइरस, आइरस के बाद एक पार्ट होता है जो आई लेंस के अंदर होता है। जो तुम ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ना, ये जो ब्लैक ब्लैक है वो ब्लैक ब्लैक आई लेंस होता है हमारा, ठीक है, नेत्र का लेंस होता है। और ये कॉन्वेक्स की तरह होता है, दिख रहा है ना कॉन्वेक्स की तरह, बताओ आज ही पढ़ाया था ना लेंस। ये लेंस होता है, इस लेंस पे होती है, इस लेंस के बीचों बीच, इस लेंस के बीचों बीच एक और होता है डार्क डार्क, क्लियर है, जिससे हम क्या कहते हैं जी, प्यूपिल कहते हैं, पुतली कहते हैं। बात समझ आई। आइरस इसकी बैक साइड है कॉर्निया की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट एंट्रिंग सरफेस कौन सी है, जहां लाइट आके टकराती है, तो आपका जवाब क्या होगा, कॉर्निया होगा। आइरस के बाद, जो आइरस की लेयर के बाद इसमें जो पार्ट आता है वो प्यूपिल का आता है। ये आई लेंस, आई लेंस के अंदर होती है फिर पुतली। जो प्यूपिल होती है, आई लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, प्यूपिल जो होता है, पुतली जो होती है उसके अंदर। अच्छा, कभी कभी ऐसे देखना, आप सामने खड़े होकर देखना, और जब किसी सामने वाले की आंख में देखेंगे, जो ब्लैक ब्लैक है ना, उस ब्लैक ब्लैक के अंदर एक और काला काला दिखेगा, और वो ऐसे फ्लक्चुएट करता है, उसे ही हम प्यूपिल कहते हैं, उसे ही हम पुतली कहते हैं। एक बात याद रखना, ये जो प्यूपिल है ये फैलती भी है और श्रिंक भी होती है, ठीक है। जब ये फैलती है, फैलती है तो फैलने की कंडीशन क्या होती है, जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में ये फैल जाती है, क्लियर है। और उसके बाद जब उजाला होता है तो उजाले में श्रिंक हो जाती है। इसी की वजह है, जब भी तुम कभी भी ऐसे है कि जब तुम मूवी थिएटर से निकलते हो, सिनेमा हॉल से निकलते हो, तो सिनेमा हॉल से निकलने के दौरान तुम क्या करते हो, थोड़ी देर आंखों को ऐसे करते हो जब तक वो सेट ना हो जाए। जब तुम अंधेरे में बैठे थे तो वो फैल गई थी, ये फैल जाती है अंधेरे के अंदर, ठीक है, डार्कनेस में। और जैसे उजाले में आते हैं तो ये श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, क्लियर है। कभी बच्चों की देखना, बच्चों की जो आंखें होती है ना, उसमें ये प्यूपिल सबसे बड़ा दिखेगा तुम्हें, प्यूपिल सबसे बड़ा दिखेगा, क्लियर है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये प्यूपिल होती है तो वेरिएट करती है, बदलती रहती है। इसी वजह से कहते हैं कि बच्चे कभी भी अंधेरे में नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप अंधेरे में पढ़ोगे तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो प्यूपिल है वो फैल जाएगा। जब प्यूपिल फैल जाएगा तो एक कंडीशन रहेगी, फैलता रहेगा फैलता रहेगा फैलता रहेगा, ज्यादा इंटेंसिटी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा लाइट भी नहीं होनी चाहिए। तो एक कंडीशन आ जाएगी, प्यूपिल फैल जाएगा आपका, फिर वो अपसेट हो जाएगा, और सेट करने के लिए फिर आपको 4 आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको उपनेत्र लगाने होंगे, आपको चश्मे लगाने पड़ेंगे, भाई इतने नंबर का चश्मा लग गया, क्लियर है। फिर आप डिफेंस के सक्षम में नहीं रह पाते। इसी वजह से क्या है कि चश्मे बच्चों को चढ़ते जा रहे हैं, ना कोई इंटेंसिटी पर ध्यान दे रहा। ये कहा जाता है पढ़ते पढ़ाते वक्त जो इंटेंसिटी किताब पे, वही आपकी आंखों पे होनी चाहिए। ये था प्यूपिल का पार्ट। प्यूपिल श्रिंक करती है, फ्लक्चुएट करती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये एक्वस ह्यूमर क्या है सर, ये क्या करता है, ये आइरस के बाद, आइरस और आइलेंस के बाद ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्वस ह्यूमर। मुझे एक बात बताओ, क्लियर है, जब आप पढ़ाई करते हो, जब आंखों को झपकाते हो, तो इसको, पलक को झपकाने में आपको बहुत इजी वे लगता है। आपको मैं बता दूं, पलक जब झपकती है तो 0.3 से तकरीबन 0.5 सेकंड लेती है एक बार जब पलक झपकती है। और जब पलक है, हम ऐसे पलक झपकाते हैं, उस कंडीशन में जब हम पलक झपकाते हैं तो उस कंडीशन में थोड़ा सा अंधेरा होता है, ठीक है, हल्का सा माइन्यूट सा अंधेरा होता है। और इस तरह से तकरीबन अगर हम बात करें, जब हम पलक को झपकाते हैं इस कंडीशन में, हम बोलते हैं, जिससे हम ब्लिंकिंग के नाम से भी कहेंगे, ठीक है। और ब्लिंकिंग जो होती है बच्चे, वो 0.3 टू 0.5 सेकंड होती है। अगर मैं बात करूं इसमें पूरे एक दिन में कितनी बार होगी, तो ये तकरीबन 28,000 बार, 28,000 पर डे होती है, ठीक है जी, 28,000 पर डे। अब ये क्या होता है, इसी जब पलक झपकाते हैं तो एक पलक झपकाने में हमें एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो हेल्पफुल करता है उसे खुलने में,
क्लियर है? अरे कोई नॉर्मल सी मशीन भी होती है ना, उस मशीनरी को आप चलाओगे तो एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो खुलना बंद हो जाती है, उसमें ऑयल डालना पड़ता है, ग्रीस डालनी पड़ती है। वही काम एक्वस ह्यूमर का होता है, जो ऐसे हम इजीली यूज करते हैं। तो एक्वस ह्यूमर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ये सारी चीज मैंने आपको बताई। अच्छा, पक्षमावी पेशियां क्या होती है? सिलेरी मसल्स, ये उस आई लेंस को होल्ड करती हैं। बेटा जिसका जो डाउट है ना वो लास्ट में पूछना, ठीक है? पहले सुनना ध्यान से। उसके बाद सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? वो आंख को होल्ड किए होते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है ना, रेड रेड वाला पार्ट आप देखते हो यहाँ, रेड वाला पार्ट जो होता है, और पीछे भी रेड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सिलेरी मसल्स कहा जाता है, जो आई लेंस को होल्ड करता है। बात समझ आई? ठीक है। अब वो क्या करती है, यहां से जब यहां से रेज आती हैं, वो रेज को इकट्ठा करता है कहां पर? रेटिना पर इकट्ठा करता है। जब ये रेटिना पर बनाता है, इस ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, उस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बनती है। और एक बात याद रखना, रेटिना पर जब भी इमेज बनेगी, रेटिना पर जब भी इमेज बनेगी तो वो उल्टी बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, इन्वर्टेड। जो भी हम देखते हैं वो इमेज उल्टी दिखाई देती है, क्लियर है? लेकिन उसको सीधा करने का काम जो है वो ब्रेन का है। अभी बताऊंगा ब्रेन कैसे कैसे करता है। तो जब भी हम देखते हैं रेटिना पे, बताओ हमारी इमेज कहां बनती है? आप कहोगे सर रेटिना पे बनती है। रेटिना पे जब वो बनती है तो रेटिना, मेन काम इसमें रेटिना का है, जो फिल्म लाइक स्ट्रक्चर है वो रेटिना है। रेटिना पे इमेज बनती है। रेटिना पे इमेज कैसी बनती है? रेटिना पे इमेज उल्टी बनती है, ठीक है? उसके बाद जब ये रेटिना पे इमेज बनती है तो इस कंडीशन में, अच्छा पता है जब बच्चा पैदा होता है, आपको मैं बता देता हूं, जब बच्चा पैदा होता है तो उस कंडीशन में उसे 1-1.5 हफ्ते तक बच्चा, आप कभी देखोगे वो स्माइल करता है, उसकी वजह ये होती है उसे उल्टा दिखाई देता है, सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। क्योंकि, और जब बच्चा नवजात शिशु होता है ना, तो उसे कभी नोटिस करना, उसे आंसू नहीं आते जब वो रोता है। तकरीबन 2-3-4 हफ्तों के बाद तब उसे आंसू आना स्टार्ट होते हैं, तब उसका ब्रेन सही से काम करता है और उसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है सब कुछ। ये फैक्चुअल है जो मैं आपको सामने बता रहा हूं। अब रेटिना पे जब भी इमेज बनेगी उल्टी बनेगी, ठीक है? ये जब इमेज बनती है तो ये तकरीबन ये 1/16 सेकंड में इमेज बनती है। 1/16 सेकंड, समझ रहे हो? एक सेकंड का, एक सेकंड का, एक सेकंड का 16वां हिस्सा, इतनी देर में इमेज बनती है। चलिए जस्ट इमेजिन, इमेजिनेशन कराता हूं, ध्यान देना। सोचिए, इमेजिनेशन करना मेरे साथ। अब सोचिए आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, ध्यान देना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हैं, वहां एक ट्रेन आती है और उस ट्रेन का नाम है राजधानी एक्सप्रेस, बड़ी रफ्तार से जाती है। मैंने कहा ऐसे करो, डिब्बे को काउंट करो। आप डिब्बे काउंट नहीं कर पाए। उसके बाद दोबारा वहां से एक मालगाड़ी आती है और धीरे धीरे जाती है, आप डिब्बों को काउंट कर सकते हो। अरे डिब्बे तो उसके अंदर भी थे, जो राजधानी एक्सप्रेस थी उसके अंदर भी थे, लेकिन आप उसे काउंट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी, आपको सब कुछ एक ही लीनियर दिखाई दे रहा था। यही काम यहां होता है। पता है पहले जब मूवी बनती थी कैसे होता था? हीरो होता था, विलन होता था, तो उस कंडीशन क्या होता, हीरो ऐसे पिक लेते थे, वो एक फोटो यहां लिया, एक यहां लिया, एक यहां लिया, एक यहां लिया, उसके बाद फिर वो गिर रहा है। और बहुत बड़ी रील होती थी, उसको रील को ऐसे चलाते थे वो, इस तरह से पीछे से। जब कैमरामैन स्टार्टिंग में जब चलाते थे तो ऐसे जब चलाते थे, तो वो रील जब चलती थी तो ऐसे लगता था वो मूवी की तरह। कभी कभी अपने फोटोज को ऐसे करके और स्पीड में चलाना, आपको लगेगा मूवीज की तरह। ये ऐसे ही करती है। आंख जब होती है ना, आंख पिक्चर बनाती है। वो पिक्चर कैसी बनती है? उल्टी बनती है। क्लियर है? उल्टी बनती है, और उल्टी बनने के बाद वो उल्टी बनती है, कहां बनती है? रेटिना पे बनती है। ब्रेन उसको सीधा करेगा, लेकिन वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। जब वो उल्टी बनेगी तो ब्रेन उसे सीधा करेगा, वो इमेज बनाती है तुरंत तुरंत। और कितनी देर में इमेज बना देती है? एक सेकंड का 16वां हिस्सा। डिवाइड करके देखो कितनी जल्दी जल्दी बनाती है। फिर उसको ब्रेन की मेमोरी में जाके सेव करती है, ठीक है? ये सब कुछ करने के बाद रेटिना का काम होता है, रेटिना का मेन फंक्शन होता है इसमें, ठीक है? आर्य पूछ रहा बेटा कितने दिन तक ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है उसे? ये तब तक दिखता है जब तक उसके आंसू स्टार्ट नहीं हो जाए। तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। 3-4 हफ्तों में बच्चे को दिखना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर आंसू भी नहीं निकलते उसे, ठीक है? ये एक्वस ह्यूमर का काम होता है। और उसके बाद इन्वर्टेड इमेज बनती है मोस्टली, ठीक है? अब बच्चे क्या होता है, इस रेटिना के भी 2 पार्ट होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। एक होता है जी रॉड और एक होता है कॉन्स। एक होता है रॉड और एक होता है कॉन्स, ठीक है?
कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर लास्ट वाला पॉइंट बता दो, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे पॉइंट्स को सुनो, सुनो पहले ध्यान से, लेक्चर आराम से। एक होता है रॉड और एक होता है कॉन्स, ठीक है। रॉड की बात करें, हिंदी में भी रॉड और कॉन्स लिखते हैं। रॉड जो होती है ये दोनों के दोनों पार्ट रिलेटेड है किसके, रेटिना के। रॉड का काम जो होता है, रॉड का काम होता है बच्चे जो वो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी को सेट करना, और कॉन्स का काम होता है कलर को सेट करना। क्लियर है, रंग को सेट करना। शायद आप देख पा रहे हो इसको बच्चे, रंग कलर को सेट करना, इंटेंसिटी होती है कि लाइट की कितनी चमक है। रेटिना के दो हिस्से होते हैं जी, एक होता है रॉड और एक होते हैं कॉन्स, ठीक है। रॉड का काम होता है अचानक से तुम्हारी आंखों पे टॉर्च लगा दूं, आप देख नहीं पाओगे सर, उसको सेट करने में टाइम लगेगा, पीपल भी सेट करेगा उसे और ये भी करेगा। लेकिन कॉन्स की बात करूं तो कौन का काम है कलर से रिलेटेड, कौन सा क्या रंग है। भाई पिक्चर तो बन गई, 1/16 हिस्से में बन गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद इसका कौन सा पार्ट है कि कौन का जो है कलर को सेट करता है। पता है एक बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस, अभी मैं तुम्हें आंख के बारे में बता रहा हूं, थोड़ी देर में आंख में बीमारी बताऊंगा और बीमारी के बाद फिर उसका इलाज बताऊंगा। क्लियर है जी। जब उस कंडीशन में क्या होता है, जब जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, जिनको नहीं दिखता, उनकी बचपन से कॉन्स वीक होती है। कॉन्स, कलर ब्लाइंडनेस के पीछे जो हिस्सा होता है ना, वो इसका होता है कॉन्स का, क्योंकि कॉन्स ढंग से काम नहीं करती किसकी, रेटिना की। रेटिना के दो हिस्से, लास्ट में क्वेश्चन तुमसे ही पूछूंगा मैं, ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई। ये होता है। अच्छा बताइए आंख का एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आंख का कौन सा, मानव नेत्र का कौन सा पार्ट आई डोनेट किया जाता है, आई डोनेशन में यूज किया जाता है, रेटिना, कॉर्निया, आई लेंस या पूरी आंख। चार ऑप्शन थे, दोबारा बोलूं, आई डोनेशन में कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, रेटिना, कॉर्निया, आई लेंस, नेत्र लेंस या फिर कंप्लीट आंख। बताइए, जवाब आने लगे, बहुत अच्छा। रेटिना, आइरस, हाँ जी, कॉर्निया। भाई बी और सी की टर्म में मत बोलो, मुझे नहीं पता ये भी क्या बोला था मैंने। रेटिना, रेटिना, आलोक बेटा सही है, बिल्कुल सही जवाब, हाँ जी बहुत अच्छी। इसका सही जवाब होगा कॉर्निया। याद रखना, आई डोनेशन जब आंख दान की जाती है ना, तो उस कंडीशन में सर्जी सिर्फ कॉर्निया डोनेट किया जाता है। जिनको एक बीमारी होती है ना, मोतियाबिंद की बीमारी होती है, वो व्हाइट सी सफेद होने लगती है, उनको दिखना बंद क्यों होता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट फेज वही है, वो व्हाइट दूधियापन होने लगता है, वो कॉर्निया से दिखता नहीं है। तो एक कहावत होती है जी, जीते जीते रक्तदान करो, मरते मरते नेत्रदान, उसकी वजह यह होती है। तो आई डोनेशन में मैं लिख देता हूं यहां पे, शायद आप इसे देख रहे हो कि आई डोनेशन जब की जाती है, आई डोनेशन, उसमें कौन सा पार्ट किया जाता है बच्चे, कॉर्निया, कॉर्निया डोनेट किया जाता है। एक कहावत होती है, जीते जीते रक्तदान करो, मरते मरते नेत्रदान। जब इंसान जीवित होता है ना, तो उसको ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि मरने के बाद खून नहीं पानी बन जाता है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि हार्ट काम करता नहीं है, हीमोग्लोबिन बनता नहीं है, और बनता नहीं है तो पानी होगा नहीं, ब्लड बनेगा नहीं। लेकिन मरे हुए काट को देखोगे इंसान को, कुछ टाइम बाद तो ब्लड नहीं निकलता उसमें। लेकिन जीवित अवस्था में आई डोनेशन नहीं कर सकते, करने वाले कर भी देते हैं, मरने के बाद ही हम आई डोनेट करते हैं। एक बात और बता देता हूं आपको, साइंटिफिक फैक्ट बताने जा रहा हूं, हो सकता कुछ बच्चे ने, बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना हो। इंसान मरने के 4 से 6 घंटे तक जीवित होता है। हकीकत बताऊं, इंसान मरने के 4 से 6 घंटे तक जीवित होता है, उसे सब पता होता है कौन रो रहा, कौन हंस रहा, कौन ड्रामा कर रहा है, लेकिन उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। हम हार्ट को, पल्स को देख के कह देते कि वो डेड, मर चुका है। क्लियर है, क्योंकि उसका जो ब्रेन है, उसका ब्रेन भी काम कर रहा होता है। और यही 4 से 6 घंटे, मैं नहीं जानता कौन से धर्म की बात कर रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, उठा के देखना, इसी वजह से किसी भी इंसान के जो दाह संस्कार होता है उसमें 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। क्लियर है, 4 से 6 घंटे में आंख जीवित होती है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, ये जब भी करनी है वो 4 से 6 घंटे के अंदर करनी है। 4 से 6 घंटे में आंख डोनेशन की जाती है, कितने घंटे के अंदर, 4 से 6 घंटे के अंदर, क्योंकि 4 से 6 घंटे तक अंदर वो जीवित रहेगा व्यक्ति, उसकी आंखें में सेल्स बनी रहती हैं। 6 घंटे के बाद आप जाओगे, 4 घंटे के बाद जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो जब ये डोनेशन, जब आई डोनेशन हम करते हैं, तो वो तभी किया जाता है। क्लियर है,
मृत अवस्था के बाद। तो जब डोनेशन करते तो उसमें पत्र पर लिखवा लेते हैं आप डोनेट करना चाहते हैं। और ये बात फैक्ट है कि इंसान 4 से 6 घंटे तक जीवित रहता है। कभी कभी आप हॉस्पिटलाइज में आपने कभी ये केस भी सुने होंगे, भाई फलाना था मर गया फिर दोबारा जिंदा हो गया। ये कंडीशन याद रखना 4 से 6 घंटे के अंदर ही हो सकती है। सांस दोबारा आ सकती है, उसका बॉडी पार्ट काम कर रहे हैं। एक बात मैं बता देता हूं आपको, साइंस टीचर होने के नाते, ठीक है, आइज भी जीवित होती हैं, बिल्कुल होती हैं। 4 से 6 घंटे तक वो लिक्विड के अंदर उसे रख सकते हैं। ठीक है जी। अब इंसान, मैं आपको बात बताने लग रहा था कि जब भी इंसान डोनेशन करता है तो 4 से 6 घंटे के अंदर करेगा। कॉर्निया वाला पार्ट होगा, आई डोनेशन करता है। ठीक है जी, बात समझ आई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? मैं भी एक बहुत अच्छी बात बता रहा था, एक कमेंट्स पढ़ के पता नहीं भूल गया मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 4 से 6 घंटे तक हम आई डोनेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से जब भी हम डोनेशन करते हैं तो पूछता है कि कौन सा पार्ट डोनेट किया जाएगा, वो होगा कॉर्निया। पता है साइंस जो है, उस साइंस में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। पहले मैं आपको बताऊं, पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। अंकुश, बच्चे मुझे सुन रहा है लेकिन मैं जवाब नहीं दे रहा। फिजिक्स में पढ़ा तो रहा हूं पूरी, क्या मैं 12th वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। उसकी बात जब करें तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भाई एक मेटल विमान होगा जो 200-300 लोगों को लेकर उड़ जाएगा, और आज है। और मैंने बताया था तुम्हें टीडी टेक्नोलॉजी के बारे में भी। ऐसे क्या है, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इंसान ऐसे भी बता सकता है कि बस सच और झूठ का पता लगा दे। आज है, लाई डिटेक्टर है, पता लग जाता है सच और झूठ का। आने वाले 2030 तक इंसान एक ऐसी मशीन का जनरेशन कर रहा है कि मरने के बाद भी इंसान से बात कर सकते हैं। ये बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होगी, उसके ब्रेन से कनेक्ट किया जाएगा, और ब्रेन से कनेक्ट करने का मरने के बाद भी ब्रेन से कनेक्ट किया जाएगा। क्योंकि मरते टाइम इंसान को बस एक ही चीज रहता है, यार पासवर्ड, पेटीएम, एटीएम नंबर तो बता देता। हर किसी को लगता है पता नहीं कहां गुप्त रहस्य छिपा गया वो। तो उनको जानने के लिए क्या, डॉक्टरी लैंग्वेज होगी, 4 से 6 घंटे तक आप बात कर सकते हो उसके ब्रेन से। 2030 तक ये मशीन भी जनरेट हो जाएगी। ठीक है जी, ये था आई डोनेशन का पार्ट, रेटिना का पार्ट। अब बात करते हैं दृढ़ पटल। ठीक है जी, पक्षमावी पेशियां मैंने आपको बता दी जो होल्ड किए होती हैं, रेटिना मैंने आपको बता दी। ठीक है बच्चे, अब क्या है, दृढ़ पटल की बात करें तो ये आउटर स्ट्रक्चर होती है। जैसे ह्यूमन आई जो होती है उसकी आउटर स्ट्रक्चर यही होती है। क्लियर है? ये से इसके अंदर जो भरा होता है वो काचाभ्र द्रव होता है। काचाभ्र द्रव होता है, इसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेल की तरह, और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अंदर भरा होता है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं रेटिना। रेटिना पे इमेज बनती है, कैसी बनती है? उल्टी बनती है। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद बच्चे क्या कहता है, अगर ये इमेज, अब कहते हैं येलो स्पॉट की, अगर ये इमेज रेटिना पर ना बनकर येलो स्पॉट पे बने तो भाई साहब बहुत जबरदस्त इमेज बनेगी। अच्छा, आपको पता है हर चीज की क्लियरिटी होती है कि नहीं होती? भाई एक बात बताओ, मेरा फोन है भाई 13 मेगापिक्सल का है, कोई कह रहा भाई 20 मेगापिक्सल का, फलाना मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का। हर तरह का मेगापिक्सल जो होता है कैमरे की क्लियरिटी होती है। आजकल नए नए फोन आते हैं। आपको पता है ह्यूमन आई का जो हमारा मानव नेत्र उसका कितना मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल। ये फैक्ट्स यहां लिखने स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे में, यहां पे देखो 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है जी अपनी आंख का। बस ये लगा लो, आप मेरी क्लास में नहीं है ना, वरना तुम 576 मेगापिक्सल के कैमरे के अंडर होते। बात समझ आई? तो 576 मेगापिक्सल कैमरा जो साइंस के लिए बनाना थोड़ा सा नामुमकिन है। मैंने असंभव नहीं कहा है, नामुमकिन है। क्लियर है? तो ये इतना जबरदस्त कैमरा क्लियरिटी होती है। अब अगर क्या होता है, ये इमेज रेटिना पर न बन के येलो स्पॉट पे बने तो बहुत क्लियर दिखाई नहीं लगनी। इसके कंपैरिजन इमेज यहां पे अच्छी दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगेगा कि भाई इमेज है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, सुबह फ्रेश आईज होती हैं, तो उस टाइम पे बंदी। अगर वो गलती से भाई साहब किसी की इमेज, खुदा ना खास्ता किसी की इमेज ऐसे होगी वो ब्लाइंड स्पॉट पे बन गई, तो वो जी अंध बिंदु से दिखना ही बंद हो जाएगा। क्लियर है? और येलो ब्लाइंड स्पॉट पे, अंध बिंदु पे इमेज नहीं बनती। अच्छा, कभी कभी ऐसी सुना है जी किसी के अंदर एक बीमारी है कि भाई अंधेरा होते ही उसे दिखना बंद हो जाता है। अंधेरा होते ही उसे दिखना बंद हो जाता है। यही कारण है ब्लाइंड स्पॉट का। क्लियर है? बात समझ आई? आपको मैं बताऊं, ये जो स्ट्रक्चर जो बना रखी होती है, ऐसे ही कभी बहुत अच्छे लेवल पे पूछ लेता है और ये क्वेश्चन
उसमें पूछ लेता है सर जी डीएसएलआर की बात कर रहे हो, डीएसएलआर फेल है इसके सामने, ह्यूमन आई कहाँ और डीएसएलआर कहाँ, बेकार, बिल्कुल फेल है उसके सामने, ह्यूमन आई बनाना पॉसिबल नहीं है। 576 जो मुर्गी होती है ना, मुर्गा जो होते हैं उनकी आंखों की स्ट्रक्चर ऐसी बनाई जाती है सर, उनकी जो स्ट्रक्चर है, जो एक होता मधुमक्खी, मधुमक्खी की मांसपेशियां इतनी है कि इंसान उन्हें देख ही नहीं सकता, लेबोरेटरी में नहीं देख सकता, इसी वो तो स्कैन ही अलग तरीके से करी जाएंगी, वो देख ही नहीं सकता इंसान अपनी आंखों से। तो उस तरह से क्या है, ऐसे ही जो मुर्गे होते हैं उनके अंदर ही होता है, वो जो सेंस कर पाते हैं, वो सेंस करते हैं बच्चे सनलाइट को, वो लाइट को सेंस करते हैं, सनलाइट को, ठीक है। इसी वजह से कभी देखना मुर्गा जो होता है वो जब सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद ऐसा नहीं रहेगा सो रहा होगा, सूर्योदय के बाद खुल जाता है और शाम होती वो छिप जाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें ऐसे काम करती हैं। ये फैक्ट था एक जो मैंने आपको बता दिया, यूपीएससी से रिलेटेड था इसलिए बता दिया, ठीक है जी। मत लिखना है मुर्गा मुर्गी कहीं लिखने लगो, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसकी। अब हुआ ये, मैंने आपको क्या येलो स्पॉट बता दिया जी सर, ब्लाइंड स्पॉट बता दिया, ठीक है। अभी मानव नेत्र के बारे में बता रहा हूं, फिर उसके बाद इसकी बीमारी और उसके करेक्शन के बारे में बताऊंगा। अब क्या होता है, अब है ऑप्टिक नर्व का काम। जब यहां से रेटिना से, बताना इमेज कहां बनती है जी, आप कहोगे सर रेटिना बनती, कैसी बनती है, उल्टी बनती है। उसको सीधा दिखाने का काम किसका होता है जी, ब्रेन का होता है। और जब ब्रेन के पास वो जाती है ना, वो ऑप्टिक्स नर्व्स के थ्रू, ये जो होता है, ये हमारे जितना भी है या स्पाइनल कॉर्ड, देखो इसे उठा के रख दो ऊपर, समझ रहे हो ना, इसे उठा के ऊपर रख देंगे आप, क्लियर है। तो पूरी बॉडी का और इसका कॉम्बिनेशन ऐसे है, यहां पे कहते हैं ना छोटी बुद्धि है, वो सारा कॉम्बिनेशन यहां पे है, तो वो कनेक्ट होता है। अब क्या करता है, यहां से जो जितनी भी आंख होती है, आंख के थ्रू जो होता है कनेक्शन, वो ब्रेन में जाता है। जब वो ब्रेन में जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब आप कहोगे सर ये विद्युत सिग्नल कहां से आ गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाता है, वो जो लाइट जो जाती है, क्लियर है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाती है, कहां पे पहुंच रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे, यहां से सीधा ब्रेन पे जाएगी, दिमाग पे पहुंचाएगी, क्लियर है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे जाती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ही चलती है वो, तो पूछता है कि जब वो मैसेज सिग्नल जो पहुंचाया जाता है वो किसकी फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। ऐसा अंकुर कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे बायो पढ़ रहे हैं, नहीं ये फिजिक्स का पार्ट है, बायो में तो ये 5 दिन में होता है जी एक टॉपिक, ठीक है। ये फैक्ट अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट पार्ट यही तो रह गया, रहने के बाद फिर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक आपको एक बात बताऊं, बताओ किसकी फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाती है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जाती है, तो वो कहां जाती है, ब्रेन पे, ब्रेन उसे सीधा करता है, ब्रेन पहले भेजता कभी कोई चीज, और हर पार्ट का, कान का, आंख का, ब्रेन के अंदर पार्ट होता है और उस कंडीशन में वो स्टोर होती रहती है। कभी कभी तुम लगता है यार ये इंसान देखा हुआ लग रहा है, तुम्हारी जाएगा सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जो होती है वही डिसाइड करती है, वो भेजेगी हाँ आंख की स्क्रीन खोलो, तब आपको लगे हाँ हाँ ये देखा हुआ लग रहा है। तो वो सब कुछ इसी से होता है। अच्छा इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म में जाती है। मैं आपको बताऊं, एक कहावत होती है जी, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, क्लियर है। आपको कोई जहर दे दे, सांप से डस जाना, ठीक हो जाओगे, क्लियर है। लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल काटता है। आपको पता है, कभी आपने सोचा कि पागल लोगों को शौक क्यों दिया जाता है, मतलब और पागल करना उसे, पागल लोगों को शौक इसलिए दिया जाता है, पागल लोग को इसलिए शौक देते हैं हम क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ढंग से काम नहीं करती। कभी कभी ऐसा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, वो कोई व्यक्ति है उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मैसेज सिग्नल जो था वो एक जगह कांस्टेंट हो गया, क्लियर है, एक जगह कांस्टेंट हो गया। कोई प्यार में पागल हो गया तो उसे वही दिखेगा, कोई कहीं किसी भी मूवमेंट में, जिस मूवमेंट में पागल हो गया वो उसी टाइप पे पागल होगा और वही एक्टिविटी बार बार रिपीट करेगा। हम उसे भेजते हैं पागल खाने, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए जाते हैं उसको करेक्ट करने के लिए, और एक टाइम ऐसा होता भी है कि वो ठीक हो जाता है। ये था ऑप्टिक नर्व्स के बारे में, क्लियर है। मानव नेत्र के बारे में, ह्यूमन आई क्या है, ये मैंने सारे फैक्ट आपको बताए, ठीक है जी, ठीक है जी। सर ये नोट्स में होगी बेटा, सब कुछ होगी नोट्स में, टेंशन ना लें, ठीक है जी। हाँ डायमंड कट डायमंड, बिल्कुल सही बात, ठीक है जी। ये था मानव नेत्र के बारे में। अच्छा मैं आपको एक बात और थोड़ा बताना चाहता हूं, और इसकी अच्छा एक रेंज और लिख लो इसकी बच्चे,
इसकी जो रेंज होती है वो 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक होती है। मानव, कई बार पूछी हुई है एग्जाम में कि मानव नेत्र की जो रेंज होती है वो कितनी होती है। ठीक है, ये वाला रिपीट करूं, दृढ़ पटल, ये आउटर पार्ट होता है इस आंख का, ये जो पार्ट होता है व्हाइट वाला पार्ट होता है। ठीक है, अच्छा 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट होती है। मैंने आपसे कहा कोई बुक है, उस बुक को ऐसे पढ़ रहे हो ना आप, ऐसे पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ के मैं अचानक और करीब ला दूं, पढ़ो, आप नहीं पढ़ पाओगे। कुछ बच्चे बोलेंगे हम सर पढ़ सकते हैं, इतने करीब पढ़ सकते हो, थोड़ी देर में यहां हेडेक होने लगेगा। तो आप नॉर्मल जो है रेंज वो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर मिनिमम है। और उसके बाद, ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर, और लॉन्ग जो होता है वो इनफाइनाइट तक। चांद तारे सितारे तुम सबको दिखते हैं ना, इसका मतलब इनफाइनाइट तक तुम्हारी रेंज है। ठीक है, बात समझ आई, 25 टू इनफाइनाइट होती है। अच्छा, एक बात और आपको यहां बता देता हूं मैं, इसकी जो रेंज होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सामने ऐसे देखना जी, ऐसे देखना सबके सब, ठीक है, और देखने के बाद मुझे एक बात बताओ, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है जब तुम देखते हो, सामने देखना, देखना कितने डिग्री का एंगल बनता है यहां से। ठीक है, यहां से देखिए कितने डिग्री का एंगल बना, बताइए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। हाँ जी, कमेंट्स देखना चाहता हूं मैं। आज लास्ट क्लास है क्या ह्यूमन आई की? बेटा ये लास्ट क्लास है, और लास्ट क्लास के बाद अभी इसमें वेव ऑप्टिक्स भी स्टार्ट कर दूंगा अभी। ठीक है, और फिर एक क्लास होगी जिसमें पूरा रिव्यू नोट्स। 180 बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। रविंद्र क्या बोल रहा है, 45 डिग्री कहां से बन जाएगा भाई? देखो ऐसे देखो ना, ऐसे, ये देखो ऐसे बन गया ना थीटा, अरे ऐसे तो बन रहा होगा ऐसे, कैसे, ऐसे 180 डिग्री बन रहा, नहीं बन रहा? ठीक है, अच्छा हाँ, अब उसके बाद बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये 180 डिग्री बन रहा है, एक इंसान की एक आंख है, काना आदमी जिसे बोलते हैं जी, बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? दो आंखों से कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है ना। चलो तो एक आंख से बताओ। हाँ जी, लखन, रोहित, कश्यप, आलोक, बताओ बेटा, पिंटू, हाँ जी, एक आंख से कितना बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ, एक आंख से 90 डिग्री, हाँ जी, कितना बनेगा बताओ, एक आंख से बताओ जल्दी। 90 डिग्री, हाँ जी, 150, आंसर आ रहे हैं बच्चों के 90, 150। धर्मेंद्र बेटा बिल्कुल ठीक है आपका, विकास बिल्कुल सही है। हाँ जी, आपको मैं बता दूं, एक आंख से जो बनता है जी वो 120 डिग्री का बनता है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 90 डिग्री आधा कर दिया जस्ट, नहीं, धर्मेंद्र एक बच्चा और था उसने बताया 120 डिग्री बनता है, 120 डिग्री। ठीक है, देखो कैसे, एक आंख बंद करो, एक आंख बंद करो, वहीं प्रैक्टिकली देखो, ऐसे 90 तब होता जब तुम्हें यहां तक का दिखता नाक का, क्लियर है? वो ऐसे और ऐसे दिख रहा है, कुछ ऐसे दिख रहा होगा, देखो ऐसे और ऐसे, 120 डिग्री। बात समझ आई? हाँ जी, जल्दी बताओ, 120 डिग्री दिख रहा नहीं दिख रहा? एक कह रहा वाई, अरे प्रैक्टिकल करके देख लो, ऐसे ही देखो, यहां से देखो ऐसे, और यहां तक का कुछ रेंज ये भी दिख रही होगी आपको। बच्चे क्या आपको ये बात पची कि नहीं पची, जल्दी बताइए, 120 डिग्री दिख रहा नहीं दिख रहा? तो दोनों आंखों से, बोथ आईज से जो बनता है वो बनता है 180 डिग्री, ठीक है जी, और एक आंख से जो बनता है वो बनता है 120 डिग्री। याद रखना ये बात, ठीक है? 135 नहीं बेटा, 100, हाँ पच की बात, बहुत अच्छी, हाँ जी, 120 डिग्री। ठीक है, तो काणे आदमी को ये ना समझ बैठना कि दिख नहीं रहा उसे, क्लियर है? हाँ जी बच्चे, ये हो गया, ह्यूमन आई कंप्लीट होता है। अब इसके बाद, पहले ह्यूमन आई था क्या, मैंने आई के बारे में बताया, इसके बाद अब इसकी बताऊंगा इसमें डिफिशियंसी क्या लगती है, इसके अंदर बीमारी बताऊंगा, ठीक है, और फिर उस बीमारी का इलाज बताऊंगा साथ साथ कि इलाज क्या, तब जाके ही कंप्लीट होगा। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन करके देखना, ठीक है जी। चलिए, नहीं दिख रहा, एक कह रहा नहीं दिख रहा, बेटा मेरे सामने होता दिखा देता, कैसे नहीं दिख रहा? क्लियर है ना? यहां तक का पूरा पार्ट आ गया। अच्छा, इसमें से कोई पूछ सकता है, बताओ फोटो, क्वेश्चन पूछूं जी, बताओ फोटोग्राफिक इसकी तुलना किससे की गई है, मानव नेत्र की तुलना किससे की गई है? फोटोग्राफिक कैमरे से की गई है। ठीक है, मेरे पास अभी शायद बुक है नहीं, वरना बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखना आप। सर फोन से आईज पर कैसे इफेक्ट पड़ता है? इसलिए पड़ता है, कभी देखना वो आई के लिए एक अलग से ऐप आता है कि भाई आई कंट्रोल करने के लिए, ठीक है,
उसकी सेंसिटिविटी और इसकी इंटेंसिटी, वो इसलिए होता है क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा होती है, पीपल पे फर्क पड़ता है। डॉक्टर गुरु, हाँ रविंद्र इधर ध्यान दे ले। बताइए बच्चे, सबसे फर्स्ट एंटरिंग फेस कौन सी होती है? कॉर्निया होता है। आई डोनेशन में कौन सा पार्ट होता है? कॉर्निया होता है। कलर के लिए किसका हिस्सा होता है? कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? बताइए जल्दी जल्दी, कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हाँ जी, बड़ी लेट कमेंट्स आते हैं तुम्हारे यार, इतने में तो कम से कम 6 पुनर्जन्म ले ले इंसान। बताइए 1 सेकंड में बता, पता लगा 28,000, ठीक है जी। हाँ जी बताइए बच्चे। ठीक है, कौन को? हाँ हाँ, अच्छा बताइए, एक एक दिन में इंसान कितनी बार ऐसे पलक झपकाता है? बताओ, एक दिन में, एक दिन में कितनी बार? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, फिर उसके बाद आइज की बीमारी बताते हैं। 28,000 बार, ठीक है। तो अगर इंसान 28,000 बार करता है, 0.3 से 0.5 सेकंड तक वो अंधेरे में रहता है, तो पूरी जिंदगी में कितनी बार अंधेरे में रहता होगा? पता है आपको? 5 साल अंधेरे में रहता है इंसान पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी जिंदगी में इंसान 5 साल अंधेरे में रहता। पलक झपकाने की बात करी सिर्फ मैंने, चलिए छोड़िए, बेकार की बात है। हाँ जी, उसके बाद बताओ, मानव नेत्र की रेंज कैसी होती है? रेंज 25 से 25 टू इनफाइनाइट। अच्छा 25 को क्या बोलते हैं? डीवी बोलते हैं जी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसे डीवी कहते हैं। हाँ जी, उसके बाद रॉड बता दिया, रॉड का क्या काम है? इंटेंसिटी को सेट करना, ठीक है। ऑप्टिक नर्व से जब भी उसको जो उल्टी इमेज थी उसको ब्रेन तक पहुंचा जाता, किसकी फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। हाँ जी, बेकार की बात मतलब जरूरी बात, बिल्कुल सही कह रहा रविंद्र, हाँ जी जरूरी बात, ठीक है जी। चलिए बच्चे, अब पढ़ते हैं इनके बारे में, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, क्वेश्चन बनता है जी यहां से, दृष्टि में दोष। हाँ, देखो कितनी अच्छी अच्छी कमेंट आ रही, मन लग रहा है, बहुत अच्छा। आपको हकीकत बताऊं जी, मुझे अपने हरियाणा निकलना है, और अब यहां से 8 बजे निकलूंगा, तकरीबन 12-1 बजे तक पहुंचूंगा रात को। तारीख खातर लगवाइए जी क्लास, वरना मैं दिन में क्लास लेके चला जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और नेक्स्ट वीक से बताया ना, मैंने क्लास थोड़ी एक्स्ट्रा लगा दूंगा, हो सकता कोशिश रहेगी 3-3 घंटे की। चलिए बच्चे इधर ध्यान दीजिए, डिफेक्ट की बात करते हैं जी। ओ जी बताओ ये कितने हैं? 5। बीमारी भी कितनी है? 5। पांडव कितने थे? 5। वो 5 की 5 बीमारी सुनो। बुढ़े थे, 5 बुढ़े थे, बुढ़ा नंबर 1 को एक बीमारी हुई जिसका नाम था मायोपिया। क्या था जी? मायोपिया बीमारी थी जिसमें बोला मायोपिया, और अगला बुढ़ा नंबर 2 था, रेड मार्कर कहां गया? अच्छा हाँ, हाइपर मेट्रोपिया। बुढ़ा नंबर 3 था जिसको बीमारी हुई, विकास हरियाणी बोला करो, नहीं बेटा हरियाणी नहीं बोलते। देखो तीसरी बीमारी जो थी हाइपरमेट्रोपिया, उसके बाद थी प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया, और चौथी जो बीमारी थी, इस टॉपिक को बच्चे ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन आता है, और जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, जब उसमें क्वेश्चन करोगे ऑब्जेक्टिव में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुम्हें यहीं से देखेंगे, ठीक है। प्रेसबायोपिया, अगला आता है एसटी गैमेटिज्म। हाँ जी, हिंदी वाले परेशान ना हो। गौरव कहता भुलवाना, अरे तुझे मेरे गांव का नाम कैसे पता भाई? ठीक है जी, एसटी गैमेटिज्म, एसटी गैमेटिज्म बच्चे हिंदी में लिखवाएंगे इनको। और 5th जो आती है बच्चे, उसे बोलते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस। अब इसे हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, इधर ध्यान देना बच्चे, पलवल डिस्ट्रिक्ट गांव भुलवाना। देखिए बच्चे,
मायोपिया की बात बोलते हैं, इसे बोलते हैं जी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में से अंग्रेज लोगों को बोल देता हूं, उसे शॉर्ट साइडनेस भी बोल देते हैं। क्लियर है? शॉर्ट साइडनेस, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं बच्चे दूर दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया को बोलते हैं बच्चे हम जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष बोल देते हैं, दूर दृष्टि दोष। एस्टिविज्म बंदुकता, बंदुकता, ठीक है। और इससे बोलते हैं रंगहीनता। रंगहीनता एक नाम और भी होता है, कलर ब्लाइंडनेस को वर्णनता बोल देते हैं, अबिंदुकता होती बच्चे। अरे दोबारा लिखना पड़ेगा, चलो। अबिंदुकता, और इसे वर्धनता भी बोल देते हैं। ऐसे दोनों नाम याद रखना, क्योंकि जो बच्चे हिंदी मीडियम के रहेंगे वो इसे यूज करेंगे। जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दूर दृश्यते बोल लेते हैं। क्लियर है? हाँ जी, अब करें। चलिए जी, बात करते हैं। हाँ जी, कितने बुड्ढे थे? 5। बुड्ढा नंबर 1 था जिसको एक बीमारी लगी, जिसकी आंख में एक बीमारी थी, उसका नाम था मायोपिया। अब जब मायोपिया नाम की उसे बीमारी लगी तो उस बीमारी की वजह क्या थी? एक्चुअल में उस बुड्ढे की जो आंख थी वो बिल्कुल फिट थी जी, उसे 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक का पूरा दिखाई देता था। क्लियर है? लेकिन इसको बीमारी ये लगी, मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना, मुझे एक बात बताओ, ऐसे करके जब आंख बनती है तो हमारी जो इमेज होती है बेटा, वो इमेज कहां बनती है जी? रेटिना पे। बताओ ये रेटिना पे बनती है कि नहीं बनती? बनती है ना रेटिना पे, ठीक है। रेटिना पे इमेज बनती है। जब ये रेटिना पे इमेज बनती है तो इस कंडीशन में जब रेटिना पे इमेज बनेगी तो वो उससे उल्टी बनेगी, उसे ब्रेन सीधा करके दिखाएगा। लेकिन होता ये है कि वो इमेज रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाती है। वो इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, ठीक है जी। वो इमेज यहां आके बन जाती है। क्लियर है? अब हुआ ये, ऐसे दिखाता हूं अलग अलग डायग्राम। इसी आंख में वो इमेज रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाती है, ठीक है। अब जब ये इमेज ऐसे बनी, ये कमी थी उसके अंदर, ये डिफेक्ट था, उसे ऐसे होने लगा कि वो कम बन रही है। अब उसके बाद क्या हुआ, इसने ठीक करने के लिए क्या किया, एक लेंस का यूज किया। मुझे एक बात बताओ, ये लेंस अपसारी और अभिसारी बताया था ना, ये लेंस फैलाने का काम करता है या इकट्ठा करने का काम करता है? फैलाने का काम करता है। जो इमेज यहां बन रही थी उसे वो रेटिना पर बना देगा, ठीक है जी। और इस लेंस का नाम बताओ क्या था? कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। बात समझ आई? तो फर्स्ट में जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, इसको बीमारी, ये करेक्ट आइज थी, इसके अंदर ये डिफेक्टिव आइज थी, इसके अंदर बीमारी लगी। इसको बीमारी क्यों लगी? क्योंकि इसकी जो रेटिना, जो इमेज थी वो रेटिना पे नहीं बन रही थी, रेटिना से पहले बन रही थी। पहले बन रही थी तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उसको फैलाना था। और फैलाने के लिए, फैलाने कंडीशन में क्या था, जब उसे फैलाया गया तो उससे किसने फैलाया? कॉनकेव लेंस ने। तो बताइए इसे ठीक करने के लिए, इसे करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया? कॉनकेव, जिसे कहते हैं जी अवतल लेंस। अवतल लेंस का यूज किया गया, ठीक है, ये ठीक हो गया। बुड्ढा नंबर 2, ठीक है जी। अब बुड्ढा नंबर 2 की बात, बिल्कुल सही बात जवाब दे रही बच्चा, अब डाइवर्जिंग होता है। बुड्ढा नंबर 2 था, उसे हाइपरमेट्रोपिया लगी, उसके अंदर बीमारी क्या थी? ये डायग्राम ऐसे, चलो यही बनाते हैं। ये था इसका डायग्राम। अब इसका डायग्राम सुनना क्या था। नॉर्मल आंख थी जी, शायद मैं नहीं आपको दिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहां से रेज आई, इमेज कहां बननी चाहिए? रेटिना पे बननी चाहिए। लेकिन हुआ ये, इस आंख के अंदर ये इमेज रेटिना से आगे बनी। ये रेटिना है यहां, इस रेटिना से भी इमेज यहां बनती है, इमेज
रेटिना से आगे, ये इसके अंदर बीमारी थी। क्लियर है? इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाएगा बच्चे? मुझे एक बात बताओ, कौन सा लेंस ऐसा जो इकट्ठा करने का काम करता है जी? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, सर ये कौन सा लेंस होगा? ऐसे बन रही थी ना, तो वो कहां बनेगी? वो यहां बनेगी, इधर। इसे बोलते हैं बच्चे कॉन्वेक्स। ओ जी, उत्तल लेंस। बात समझ आई नहीं? और इमेज यहां बनेगी। ठीक है, बताइए मुकुल बेटा, आपकी फर्स्ट क्लास है तो बताइए क्या पूछना चाह रहे हो आप? उत्तल अवतल आपको पहली क्लास देखनी होंगी, ठीक है? हाँ, इधर ध्यान देना। चलिए बच्चे बताओ, बोलो कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है जी। उत्तल लेंस का यूज किया जाता है किसमें? हाइपरमेट्रोपिया में। अब ये सुनो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। अब मैं बताने जा रहा हूं। अच्छा, देखने में ऐसा लगता है जैसे निकट दृष्टि दोष है, ये निकट दृष्टि दोष है। क्लियर है? हकीकत में ऐसा होता है, निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें निकट का तो साफ दिखाई देता है पर दूर का साफ दिखाई नहीं देता। दूर दृष्टि दोष, ऐसा लगना जैसे दूर में दोष हो, नहीं। दूर दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें दूर का तो साफ दिखाई देता है पर नजदीक का साफ दिखाई नहीं देता। मेरी बात समझ आई नहीं आई? क्लियर है? आप निकट दृष्टि दोष में क्या है सर? जिसमें निकट का साफ दिखाई देता है। जैसे मान के चलिए, इधर ध्यान देना, ये फोन है बच्चे हाथ में। क्लियर है? ये फोन ले रखा है, निकट दृष्टि दोष है, कोई भी व्यक्ति है, इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? ठीक है, सेकंड वर्ड्स का दोष। ठीक है बच्चे, इधर ध्यान देना। निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष की कंडीशन ये होती है कि इस कंडीशन में, निकट दृष्टि दोष में, निकट का तो साफ दिखता है, दूर का साफ दिखाई नहीं देता। इस कंडीशन में इंसान क्या करता है? बहुत निकट से देख लेता है, निकट का साफ दिख रहा है उसे। क्लियर है? अच्छा, ये दूर दृष्टि दोष जो है ना, वो हमारे तुम्हारे मम्मी पापा को लगता है। इसमें क्या होता है? दूर का तो साफ दिखाई देता। कभी देखा मम्मी पापा को ऐसे करते हैं जी, हाँ जी भाई कॉल आ रही है, एक मिनट रुको भाई, ऐसे देखते हैं ना, ऐसे करके क्लियर लेके नहीं दिखाई दे रहा। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका दूर का साफ दिखता है, वो इसलिए उसे दूर लेके जाते हैं। बात समझ आई? ये होता है दूर दृष्टि दोष। अगला है प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष। ये वो बुढ़ा है जिसके अंदर दोनों तरह की बीमारी लगी। ठीक है जी। मायोपिया समझ नहीं आया? मायोपिया वो होता है जिसमें निकट का साफ दिखाई देता है पर दूर का साफ दिखाई नहीं देता। ऐसा कारण क्या है? इसकी इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, रेटिना से पहले बन जाती है। करेक्ट कैसे किया आंख को? उसमें लेंस लगा के। हो गया क्लियर? ये था। अब आ जाओ प्रेस बायोपिया। ये वो बुढ़ा होता है, बुढ़ा नंबर 3, जिसे ना दूर का दिखता, जिसे ना नजदीक का दिखता। क्लियर है? हार्दिक बेटा, बहुत सारी चीज ऐसी, कुछ कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो नोट्स में सब कुछ अवेलेबल होगा। प्रेस बायोपिया की बात करो। अब देखिए, ये वो कॉन्सेप्ट होता है, ये वो बुढ़ा होता है जिससे दोनों तरह के बीमार लगते हैं। एक बात मैं बता देता हूं आपको बच्चे, ये ऑप्टिक्स जो बैकबोन कही जाती है। कभी जो बच्चे हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी बोर्ड से पढ़े, वहां पीरियड्स देखना कितने पीरियड में होती है। तकरीबन 28 पीरियड, 1 महीने की यूनिट होती है जी। अगर टीचर तुम्हें ऑप्टिक्स को उड़ा रहा है ना, तो समझ लेना पढ़ा नहीं रहा है। लेकिन उस चीज को हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ा रहे हैं तो हमें श्रिंक करके पढ़ा रहे हैं, तब इतना टाइम लग रहा है। समझ रहे हो ना? चलिए, बेकार की बात है। प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? ये बुढ़ा नंबर 3 है जिसे ना नजदीक का दिखता ना जिसे दूर का दिखता। वो देखिए जो चश्मे ऐसे करके, हाँ भाई इधर आ, ऐसे टीचर देखे जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, यहां लगा लेते हैं चश्मे को। उनका क्या होता है? नीचे का ये वाला, ये लेंस अलग होता है, ये लेंस अलग होता है। ठीक है जी। तो एक ये जो लेंस है ये क्या करेगा? ये नजदीक देखने में काम करेगा। बताओ नजदीक का देखने में कौन काम करता है? नजदीक का देखने में ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहां 2 लेंस यूज होते हैं, तो इसमें इस वजह से इसे बोलते हैं बाई फोकल लेंस, द्वितीय फोकल। इसको ठीक करने के लिए द्विफोकल लेंस लगाए जाते हैं। ठीक है, अब आप इसका मैं सोचना बच्चे, खुद सोच के बताओगे। बताओ नजदीक का देख रहा है तो क्या होना चाहिए? नजदीक का उसे साफ देखना, ये दूर का देखने के लिए होता है, आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर है? अगला है एस्टिगमेटिज्म, बुढ़ा नंबर 4। क्लियर है? ठीक है जी।
बुड्ढा नंबर 4 की बात करते हैं, एस्टिगेमेटिज्म। ये बुड्ढा नंबर 4 ऐसा होता है, इसके सामने क्या होता है, इसके सामने कुछ लाइन बनाई गई ऐसे, उससे कहा भाई साहब ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। अच्छा ये कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब एक ऐसा बुड्ढा था जिससे एस्टिगेमेटिज्म, अबंधुकता की बीमारी थी, ठीक है। उसके बाद जब ये बीमारी थी तो उससे पूछा गया हाँ जी आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है, तो पता उसे ये लाइन कैसे दिख रही थी, कह रहा जी मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा, बताओ। उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। ये है एस्टिगेमेटिज्म, और इसको ठीक करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा बच्चे, सिलेंड्रिकल। ओ जी इसे कहते हैं बेलनाकार, बेलनाकार, समझ रहे हो, इसे बेलनाकार कहते हैं, इसे कहते हैं बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। अब आप ये मत समझना सर ये सिलेंड्रिकल लेंस कैसे लगाया जाता है, ठीक है। ये बच्चा क्या कहने वाला है मुझे समझ नहीं आ रहा। और हार्दिक बच्चे मैंने आपको बताया ना, ये सब चीज बताऊंगा मैं अभी, इसमें लास्ट में मैं मिसलेनियस में रखूंगा। राज, हाँ बेटा कमेंट आ रहा है, इधर जाना, कमेंट सबके दिखाई दे रहे हैं, देखिए इधर ध्यान दीजिए। इसके बाद है तो एस्टिगेमेटिज्म की बात करें तो एस्टिगेमेटिज्म क्या होता है, बेलनाकार, ठीक है। इस बेलनाकार होता है, इसमें ये बेलनाकार ऐसा नहीं होता सिलेंड्रिकल शेप में, उससे कट करके इसे बनाया जाता है जिसे अबंधुकता कहते हैं हम, ठीक है जी। और कलर ब्लाइंडनेस जो हुए बच्चे, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को कलर में पहचान नहीं होती, प्रॉपर तरीके से उसे ब्लू कलर होगा वो ब्लैक दिखाई देगा, कलर दिखाई नहीं देते। और ये जो बीमारी होती है, ये बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है जी, कोई इलाज नहीं है इसका, कोई इलाज नहीं। ये बीमारी कहां से आती है, ये माता पिता से मिलती है, जन्मजात से मिलती है, और ये परमानेंट है, इसको जिसको लग गई इसका कोई इलाज नहीं है। इसी वजह से जब भी बच्चे डिफेंस में जाते हैं, मैंने बोला ना मैं 3 बार सिलेक्टेड हूं डिफेंस के अंदर, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, इंडियन आर्मी, तीनों बार मैंने बिल्कुल पीक टाइम पे, ट्रेनिंग टाइम पे सब छोड़ा है जॉब, और सब सिलेक्शन पूरी तरह हुआ है। तो उसमें जब मेडिकल होता है तो मेडिकल में बेटा 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है टेम्पररी पॉइंट और एक होता है परमानेंट पॉइंट। ये परमानेंट की कैटेगरी में आता है, जिसको ये बन जाए ना परमानेंट, वो रिजेक्शन होके जाता है वहां से, टेम्पररी में तो हो जाता है, ठीक है। टेम्परेरी में क्या पॉइंट टूट जाते हैं, टेम्परेरी में जैसे कैसे क्या है, हाथ पसीज रहे हैं उसको, तो वो टूट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस समझ में आया, ठीक है जी। रंगहीनता जिसे वन्यता भी बोलते हैं, और इसका कोई इलाज नहीं है, जन्मजात से मिलती है। कौन सी बीमारी ऐसी है जो विरासत से मिलती है, कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा कलर ब्लाइंडनेस का कारण पता है आपको, मैंने बताया था, आपसे मैं पूछने लगूं, बताइए कलर ब्लाइंडनेस का कारण बताइए, कलर ब्लाइंडनेस मैंने आपको ह्यूमन आई बताइए, बताइए क्या है, मैं देखना चाहता हूं आपकी, हाँ जी बताइए बच्चे। मैं पूछ रहा हूं कलर ब्लाइंडनेस क्यों होती है, इस बीमारी का कारण बताओ। जन्मजात से तो होती है, लेकिन मैंने ह्यूमन आई में भी बताया था कैसे होती है। कलर विजन, हाँ बेटा यही होता है, कलर ब्लाइंडनेस कलर विजन, वो कलर विजन होता है, हाँ जी। नहीं माता पिता से मिलती है, मैं ये कह रहा हूं इसका आंख से क्या ताल्लुक था, आंख का कौन सा ऐसा हिस्सा रहा होगा जिसकी वजह से ये ऐसे रही है, बताइए। नहीं पता, नहीं बताया था मैंने। अरे कॉन्स, रेटिना का कॉन्स याद है कि नहीं है, क्लियर है। रेटिना का कौन याद है कि नहीं है, रेटिना का जो कौन होता है वो ही कलर को, कलर में हेल्पफुल होता है, वो कॉन्स वीक पड़ जाते हैं, बहुत अच्छे जवाब, कॉन्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया शाबाश, हाँ जी। कॉन्स जो होते हैं सेल्स वीक हो जाती हैं, सही बात, हाँ जी। आसिफ, रोहित, नहीं पता बेटा, रोहित आप शायद क्लास कंटिन्यू नहीं करी फिजिक्स की, ठीक है जी। पिंटू, नहीं गलत जवाब दे रहे हो आप, रेटिना नहीं, कौन, कश्यप पूरा आंसर दो सर। कौन सेल जो होती है, जैसे योगेंद्र ने बोला है कि कौन की जो सेल होती है वो वीक हो जाती है उस वजह से, क्लियर है जी। बताइए ह्यूमन आई है क्या, क्या आपको पता है।
मानव नेत्र के अंदर कितनी बीमारी होती है ये बात आपको पता है? मानव नेत्र की उन बीमारियों की वजह पता है? क्या उन बीमारियों का तुम्हें इलाज पता है? 5 डिफेक्ट थे, पांचों कॉन्सेप्ट ह्यूमन आई के कंप्लीट हुए। क्वेश्चन करके देखना, आपको क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? क्या ये बात सबको पची कि नहीं पची? क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? एक बार ये और बता दीजिए। ठीक है जी, हाँ जी। इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बनाया है, ये कौन बोल रहा है? ब्लाइंड स्पॉट बेटा अंध बिंदु होगा, बनेगा ही नहीं वो। क्लियर है? हाँ जी, जबरदस्त क्लास, बहुत अच्छे। जबरदस्त बेटा आप पे होती है। 4th नंबर फिर से बताना, एस्टी गैमेटिज्म, ए बंदुकता जिस बोलते हैं, एस्टी गैमेटिज्म में क्या होता है? इस बीमारी में इंसान को, अगर मैं तुम्हारे सामने सीधी लाइन करूंगा ना, अगर ये बीमारी होगी तो तुम्हें वो लाइन सीधी दिखाई नहीं देंगी, ना तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होते ऐसे, और ना वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस नहीं पता लग पाता। क्लियर है ना? इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, बात समझ आई? क्या अब हम इसे रफ कर सकते हैं? चलिए बच्चे, ये था ह्यूमन आई के बारे में, डिफेक्ट्स के बारे में। और आज आप ह्यूमन आई के क्वेश्चन बना के देखना, मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे। नहीं बेटा, गॉड तो परमात्मा है सबका। हाँ जी, ठीक है जी। रोहित कह रहा कॉन्सेप्ट अच्छे देते हो बेटा, पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। आप अगर अच्छा पढ़ रहे हो, सुन रहे हो ध्यान से, ठीक है, एक अच्छा वक्ता वही बन सकता जो अच्छा श्रोतागण हो। फर्स्ट लिसन, एक अच्छे ऑफिसर की खासियत होती है, फर्स्ट लिसन देन रेस्पॉन्स। जो अच्छा समझदार व्यक्ति होगा ना, वो सुनेगा, अच्छा ऐसी बात है, हाँ बोलो, तब जवाब देगा। क्लियर है? और जो उखड़ू टाइप के होते हैं, वो बीच में जवाब काटते हैं, बोलते नहीं। छोड़िए, बेकार की बात है। चलिए जी, हाँ ध्यान दीजिए। अपनी जिंदगी में एक बात याद रखो, मैं आपसे कहूंगा, कभी कभी भी, चलो मैं आपसे कुछ पूछता हूं, एक टास्क पूछता हूं। हाँ जी, क्या पूछूं टास्क? छोटा सा एक पॉइंट पूछूं कुछ? हाँ जी, ह्यूमन आई आज के बाद करके देखना जी, ह्यूमन आई पूरी तरह कंप्लीट है। कुछ ऐसे ऐसे अद्भुत फैक्ट भी बताए मैंने आपको, जो आपको फिजिक्स पढ़ने में आनंद आ गया। योगेश बेटा थैंक यू। हाँ जी, क्लियर है? एस्टी गैमेटिज्म क्यों होती है, एक बच्चे ने पूछा। वो भी बच्चे, जो पार्ट्स होते हैं उसके, आंख के जो पार्ट होते हैं उनकी वजह से होती है, वो सेल्स काम नहीं करती। मैंने बताया ना, हजारों मिलियन सेल्स होती हैं, 10 मिलियंस के आसपास बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनको हम देख पाते हैं। नोट्स कब मिलेंगे? 1-2 दिन में डलवा देता हूं, बिल्कुल दे रखे हैं, वो डल के आएंगे बस तुरंत। ठीक है जी, हाँ जी, कॉन्सेप्ट ये कहता, पता मैं नोट्स दे देता, बच्चा नोट्स को पकड़ के बैठे रहता। पहले मेरी सुनो, फिर उसके बाद नोट्स में देखना, तब आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है जी, हाँ जी, मैं एक बात पूछूं आपसे? चलिए, हाँ जी, कुछ पूछें आपसे? आजाद, थैंक्स बेटा। कह रहा गुरुजी तुम ग्रेट हो, थैंक्स। हाँ जी, अच्छा बताइए, फिजिक्स में मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताओ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वैसे पूछता हूँ। चलिए बताओ, अच्छा आपको पाथफाइंडर सॉल्व कराऊंगा बिल्कुल। पाथ, अच्छा आपसे पढ़ने के बाद पाथफाइंडर सॉल्व हो जाता है। मैं बोल रहा हूं ना बेटा, कोई भी बुक, आप कोई भी बुक पढ़ लेना, ठीक है? गुड्डू बहुत दिन में दिखाई दिए कमेंट्स। चलिए इधर जान दी बेटा, बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? बोर्ड पे किसी बच्चे कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ जी, जल्दी बताइए, क्या दिखाई दे रहा है? बताइए बताइए। हाँ जी, बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है? मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, टेंशन ना लीजिए, टेलीग्राम नंबर भी दूंगा, सब दूंगा, नोट्स में सब लिख दूंगा। और बोलो, ठीक है? पहले जो मैं बता रहा हूँ, ब्लू स्पॉट, ब्लू दिखाई दे रहा है कि ब्लैक दिखाई दे रहा है? सोच समझ के बोलना जी। हाँ जी, कैसा? एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, बिंदु दिखाई दे रहा है, नेट रोड, ब्लू डॉट, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। हाँ जी,
देखिए बच्चे, बस 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 मैंने सबका सुन लिया। हाँ जी हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूं। मैं इस इसे बोलते हैं टास्क। टास्क क्या होती है? किसी ऐसे जरिए से किसी को मतलब निष्कर्ष देना उसके जीवन से रिलेटेड, वो एक तरह का टास्क होता है। मैं आपके बात बता देता हूं। हकीकत में ना मैं इससे कुछ इंडिकेट करना चाह रहा था। सबको तुम्हें दिखाई दे रहा, सर पॉइंट दिख रहा है, सर डार्क पॉइंट दिख रहा है, ब्लैक पॉइंट दिख रहा है। बेटा एक बात बता रहा हूं, ये दुनिया बहुत कमीनी है। हकीकत में हमारा जो करेक्टर है ना, वो एक सफेद चद्दर की तरह है। जैसे ये सफेद चद्दर है, बिल्कुल क्लियर है, ऐसा है हमारा करेक्टर। और अगर उस पर हल्का सा भी दाग और धब्बा लग गया ना, उसे वो धब्बा ही दिखाई देता है। देख रहे हो ना कितनी कमीनी है दुनिया, सबको डॉट ही डॉट दिखाई दे रहा है। तुम कितने भी साफ हो, कितने भी अच्छे हो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी हल्का सा दाग और धब्बा लग गया ना, ये सफेद चद्दर इतनी बड़ी दिखाई नहीं देगी, लेकिन इंसान तुम्हारी एक छोटी सी कमी को पकड़ लेते हैं। तो मैं जिंदगी में आपसे एक ही दरख्वास्त करता हूं, एज ए बड़े भाई, गुरु, जैसे भी है, जिंदगी में एक बात रखना, करेक्टर को अपनी सफेद चद्दर की तरह रखना, उस पर कभी दाग और धब्बा मत आने देना। वरना लोग इतने कमीने हैं कि सब कुछ भूल जाएंगे, कितने अच्छे थे तुम, नहीं हाँ वो कह रहा तो सही होगा, वो डॉट, वो कमी दिखाई देती है। हमेशा याद रखना, करेक्टर मैन, आपको बता देता हूं, करेक्टर एक रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन किसी भी जीवन में। किसी के करेक्टर को तोड़ दो आप, रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, इंसान जीवित रहेगा, मरेगा नहीं, लेकिन वो बेकार है, उससे अच्छा मर जाए। तो जिंदगी में याद रखना, करेक्टर अपना बना के रखना, स्ट्रांग रखना। कोई माई का लाल तुम्हारे सामने ये ना बोले ये वो हम जानते नहीं, कुछ नहीं। कोई किसी के सामने झुकता वो है जिसके करेक्टर में दाग और धब्बा होता है, या जिसकी नसों में खून की जगह पानी बहता है। ठीक है जी, चलिए छोड़िए बेकार की बात है, स्टार्ट करते हैं बच्चे अपना वेव ऑप्टिक्स। और अब इस वेव ऑप्टिक्स की बात मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए बच्चे, क्लियर होगा बच्चे, एयरफोर्स जरूर क्लियर होगा आपका। एयरफोर्स मैं तो ये चाहता हूं 2-3 एग्जाम क्लियर करो और उसके बाद हमें भी अच्छा लगे। बस ये पूछने के लिए कि सर ये बताओ कि अब ज्वाइन कौन सी करें, समझ रहे हो ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ये पूछते सर मैं ये करूं वो करूं वहां ज्वाइन करूं, अच्छा लगता है। अब वो भी बच्चे आगे चल के ऑफिसर बनेंगे और उनको अग्रवाल का समोसा लेके बिठा के हम पार्क में बिठा के खिला रहे हैं, बस आगे आने वाले टाइम में वो ऑफिसर बनेंगे। अपना मान सम्मान टीचर के प्रति कभी नहीं, टीचर कितना भी बुरा हो रेस्पेक्ट करना उसकी, छोड़िए बेकार की बात है। चलो यहां ध्यान देते हैं बच्चे, बात करते हैं हम वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स ओ जी, तरंग, याद करो उस वक्त को, अरे याद करो उस वक्त को जब मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले कुछ बच्चे को शायद समझ नहीं आ रहा, बेकार की बातें बोल रहे हैं। मैंने एक बार बताया था कि मेरी बेकार की बात का मतलब है वो सबसे कीमती बात है जो मैंने बोली है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं। तरंग, अगर आपको याद हो तो ऑप्टिक्स दो तरह की डिवाइड थी ना। ओ जी, ऑप्टिक्स की बात करूं तो दो तरह की होती है, एक होती है रे ऑप्टिक्स और एक होती है वेव ऑप्टिक्स। क्लियर है? रे होता है किरण की फॉर्म में, वेव होता है तरंग की फॉर्म में। बात समझ आई बच्चे? आज तक जब भी मैंने पढ़ाया था, हमेशा, चाहे वो ह्यूमन आई में पढ़ाया था या कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट बताया, चाहे मैं वो प्रिज्म पढ़ा रहा था, तो मैंने हमेशा रे बनाई थी। याद करो, हर जगह रे बनाई थी, कहीं भी चल रहा था वो रे की फॉर्म चल रही थी। चाहे मैं कोई भी स्कैटरिंग बता रहा हूं, डिस्पर्जन बता रहा हूं, वो किरण की फॉर्म थी। या ह्यूमन आई बता रहा हूं, देखो ये लाइट आई ऐसे आई, तो ये रे ऑप्टिक्स थी, यहां आके कंप्लीट होती है। लेकिन आज के बाद जो मैं जिक्र करूंगा वो वेव ऑप्टिक्स के बारे में होगा। और जिन्होंने मेरी पहली क्लास ली थी उनको याद भी होगा ये बात कि इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बाबा न्यूटन। न्यूटन की रे थ्योरी थी और इनकी जो थ्योरी थी उनका नाम था हाइगन, HUYGEN, हाइजन, हाइगनस। क्लियर है? हाइगनस ऐसे बोलता है जी हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, हाइगनस। आज जो थ्योरी पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे बच्चे हाइजनस के बारे में, वेव ऑप्टिक्स के बारे में। सुनना ध्यान से, 5-10 मिनट इंट्रोडक्शन देता हूं, देखिए ध्यान से। वेव ऑप्टिक्स था, अब सुनिए इस हाइजनस से क्या कहा था। हाइजनस के अकॉर्डिंग ये था, ठीक है,
हाइजेनस ने अकॉर्डिंग ये था, हाइगन ने ये कहा था कि जी देखिए न्यूटन साहब, जो आप कहते हो ना, जो आप कहते हो कि भाई रे ऑप्टिक्स ऐसे चलती है, भाई कोई भी लाइट होती है वो किरण की फॉर्म में चलती है, ऐसे चलती है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अरे मेरे अकॉर्डिंग तो लाइट वेव्स की फॉर्म में चलती है, या तो ऐसे चलती है और या फिर ऐसे चलती है, ये भी वेव्स हैं। क्लियर है? चलिए आपको जस्ट इमेजिन एक एग्जांपल देता हूं। गांव में, परिवार में, मतलब इलाकों में कहीं देखा होगा तालाब होती हैं, गांव में तो पोखरें होती हैं, जुहड़ जिसे हम बोलते हैं जी। उसमें क्या किया तुमने, तुम जस्ट इमेजिन, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है जी, समझ रहे हो ना। तो आपने क्या किया, पत्थर उठाया और पत्थर उठा के उसमें डाल दिया। तो अगर आप टॉप व्यू देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो ऊपर से, तो बताओ ऐसी ऐसी वेव्स बनेंगी कि नहीं बनेंगी? और आप करते 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 पानी की सतह पर आ जाओ, तो ऐसी ऐसी वेव्स दिखेंगी नहीं दिखेंगी? तो दोनों एक ही है ये, ठीक है। क्लियर है? बात समझ आई? इधर ध्यान देना। तो ये क्या बच्चे, वेव ऑप्टिक्स। क्या है? वेव ऑप्टिक्स। जब इस वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो इस वेव में दो तरह की वेव्स बनती है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक वर्ड बोला था और उस वर्ड को इन्होंने दिया वेव फ्रंट। इन्होंने सबसे पहले एक वर्ड दिया था वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के बारे में इन्होंने बोला, और वेव फ्रंट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इधर ध्यान देना। रेड से लिखते हैं, तरंग ग्राफ। वेव फ्रंट के बारे में इन्होंने बोला, तो बच्चे इन्होंने वेव फ्रंट के बारे में क्या बोला था, ध्यान देना। इन्होंने ये कहा कि एक पॉइंट होता है जिसे लोकस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लोकस। आयुष बच्चे, सुबह दिक्कत हुआ था ना, सुबह ही तो हुआ था, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी, क्या बोलते हैं, एक लोकस होता है, इस पॉइंट से क्या करते हैं, चारों दिशाओं में, इन ऑल डायरेक्शन एक वेव्स जनरेट होती है इस तरह से, ठीक है। फिर से ध्यान सुनना, एक बार बताऊंगा। फिर से जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट फिर प्राइमरी बन जाता है और इसके चारों तरफ फिर एक वेव जनरेट होती है, ऐसे इसके चारों तरफ एक वेव जनरेट होती है, ऐसे ये वेव जनरेट होती है। फिर इसका जो पॉइंट है, इसका जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था प्राइमरी वाला, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के लिए, ये इसके लिए ये वाला पॉइंट सेकेंडरी था कि नहीं था? भाई दूसरा पॉइंट बना तक नहीं बना। आज फिर से ये प्राइमरी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी, मतलब ये सिर्फ फिर से सेंटर बन जाएगा। ऐसे इस पे भी कोई पॉइंट होंगे, ऐसे इस पे भी होंगे, फिर से पॉइंट बन जाएंगे, और इस तरह से पूरी वेव जनरेट होती है। बात समझ आई? जब ये वेव जनरेट होती है तो हर लाइन का एक टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है, देखो जी, ये लाइन और ये इसका टेंजेंट है किसी सर्कल पे। क्लियर है? जिंदगी में एक बात याद रखना, टेंजेंट जब वर्ड होता है तो टेंजेंट हमेशा डायरेक्शन को दिखाता है, दिशा को दिखाता। कभी भी किसी का कोई टेंजेंट होगा वो उसकी दिशा को दिखाएगा, डायरेक्शन को दिखाएगा। क्लियर है? अब देखो, ये इसका टेंजेंट है, इनको मिलाया तो इसका टेंजेंट ये है, इसको मिलाया इसका टेंजेंट ये, ऐसे करते करते इसके भी होंगे टेंजेंट होंगे। तो ये टेंजेंट की वजह से ऑल डायरेक्शंस में फैलने लगती है और ये इस तरह से बनती है। बात समझ आई नहीं आई? ये इस तरह से वेव्स फैलती जाती है, फैलती जाती है। ये होता है टेंजेंशियल स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं वेव फ्रंट। ये कहा जाता है जी वेव फ्रंट। वेव धीरे धीरे एक्सपेंड करती है। तो इस वेव फ्रंट के बारे में किसने बताया था, तरंगग्राफ के बारे में किसने बताया था? हाइगन ने बताया, हाइगनस ने बताया था। और इन्होंने इस लॉ को दिया, जो कॉन्सेप्ट था मैंने बताया आपको, प्राइमरी जो होता है वो सेकेंडरी प्राइमरी की तरह ट्रीट करता है, और ये हाइजेनस की थ्योरी थी। न्यूटन ने जो थ्योरी दी थी वो न्यूटन की रे थ्योरी थी। न्यूटन एक्सप्लेन किया था, न्यूटन ने क्या क्या, एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। ओ जी, इसे बोलते हैं, रिफ्लेक्शन को बोलते हैं परावर्तन, और इसे बोलते बच्चे अपवर्तन। हाइजेनस जो थे, हाइगन थे, वो सहमत नहीं थे किसकी, न्यूटन की रे थ्योरी थी। रे थ्योरी से वो सहमत नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने, न्यूटन ने ये कहा, क्या हाइगन से पूछा, क्या आपकी ये वेव थ्योरी इस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को प्रूव कर सकती है?
उन्होंने कहा बिल्कुल। तो इस वेव थ्योरी ने क्या किया, रिफ्लेक्शन को प्रूव किया। और जो सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड जब बच्चे को पढ़ते थे किसी भी बोर्ड से, तो वहां से क्वेश्चन जरूर आता था, मोस्टली चांस होते थे इसके। इन्होंने रिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया। क्लियर है? अब बारी थी हाइगन की। हाइगन ने कहा कि सर मैंने रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया, क्या आप इंटरफेरेंस के बारे में जानते हो? इंटरफेरेंस बच्चे इसे बोलते हैं परावर्तन, इसे बोलते हैं अपवर्तन, और इसे बोलते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण, ठीक है। इसके बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में न्यूटन साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। न्यूटन कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया इसके बारे में। ऐसे ही था जी डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण ये था, और इसे बोलते हैं विवर्तन। मैंने बताया था ना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है, जहां क्या होता है सतरंगी बनता है, इसमें लेयर बनती है, इसमें लेयर नहीं बनती। इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कौन सी, न्यूटन की रे थ्योरी, और यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। और इसके बाद वेव ऑप्टिक्स चलती है। वेव ऑप्टिक्स में इन्होंने हाइगनस के बारे में बताया, और मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है। अगली क्लास में थोड़ा सा इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में कैसे इंटेंसिटी क्या होती है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, वो हम बताएंगे इसके बारे में। जो थोड़ा सा पार्ट है मैथमेटिकली बताना पड़ेगा उसके बारे में। और पोलराइजेशन मैंने बताया था वैसे, फिर भी एक बार हल्का सा इंटरफेरेंस पोलराइजेशन करके इस यूनिट का एंड हो चुका है। बस अगली एक मिसलेनियस क्लास होगी, और उस मिसलेनियस क्लास में ये आपको नोट्स एक बार रिवाइज करे जाएंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स का स्ट्रक्चर होगा। क्लियर है सभी को? कमेंट्स नहीं दिख रही किसी बच्चे की भी? हाँ जी क्लियर है। ओके बच्चे, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट लेते हैं सभी से। हाँ जी, उसके बाद जय हिंद स्टूडेंट्स। हाँ जी, मिलते हैं अगली क्लास में। और ये ऑप्टिक्स कंप्लीट है। अब ऑप्टिक्स के क्वेश्चन लगा के देखना, मोस्टली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ठीक है जी, ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स।